हेलो एंड राधे कृष्ण साथियों, मैं शुभम स्वागत करता हूँ आपका स्टडी विद शुभम गुरसारा में। तो होप सो सारे के सारे बेहतर होंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो MPPSC 2024 के पेपर का एनालिसिस है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो है हम लोग MPPSC का पेपर सेट बी को जो है सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या था, तो वो है इमिटेशन गेम किसका मूल नाम था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द ट्यूरिंग टेस्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, द ट्यूरिंग टेस्ट। अगर आपने बी आंसर टिक किया है तो आपका आंसर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, ट्विटर के संस्थापक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देता है जैक थॉर्सी, मार्क जुगरबर्ग, है ना। तो आपको आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जैक थॉर्सी। ठीक है, अगर आपने दूसरे में भी बी टिक किया ए टिक किया है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ई गवर्नेंस है। यहाँ पर आपको जो गवर्नेंस है उसके पिलर के बारे में क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो ई गवर्नेंस है उसके 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। तो जब हम बात करते हैं ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ की, तो वो है लोक, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी एवं संसाधन। ठीक है, तो ये जो है आपके 4 स्तंभ हो जाएंगे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन है वो क्या है, तो वो है यूनिक्स। ठीक है, किससे, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्नल। क्या हो जाएगा, कर्नल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो, पांचवा क्वेश्चन है आपका, कुरेटली क्या है। तो ये क्या है, तो ये एक सर्च इंजन है। क्या है, एक सर्च इंजन। ठीक है, तो पांचवे का आंसर हो जाएगा आपका ए। अब अगला क्वेश्चन जो है वो है साइबर सिक्योरिटी से है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान हमला भ्रामक ईमेल तथा टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है जो आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या फिर व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कह सकता है। तो ये क्या है, तो ये किस मतलब ये क्या होता है, तो ये क्या है, ये है फिशिंग। क्या है, फिशिंग। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। तो 7वां क्वेश्चन क्या है, उन पेशेवरों और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो कि अन्य पेशेवरों से जोड़ता है ना। तो ये क्या है, एक सोशल साइट के बारे में जानकारी पूछ रहा है जो कि क्या है, 2 पेशेवरों को आपस में जोड़ता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा लिंक्डइन। क्या है, लिंक्डइन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का अर्थ क्या है। तो W3C का अर्थ क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अब आपका जो 9वां क्वेश्चन है उसका वो जो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है कौन सी है, नेटवर्क डिज़ाइन, साइबर फ्रिक्सिस, या फिर फुल स्टैक डेवलपर, या फिर मशीन लर्निंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मशीन लर्निंग। क्या हो जाएगा, मशीन लर्निंग, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वें पे आते हैं। तो 10वां क्या है, MPEG का अर्थ क्या है। तो MPEG का अर्थ जो है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। क्या है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप हो जाएगा आपका, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अब आपका अगला क्वेश्चन है, केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देवेंद्र नाथ ठाकुर। किसने किया था, देवेंद्र नाथ ठाकुर, ऑप्शन नंबर सी। जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया था। तो यह कौन सा आंदोलन था, तो ये जो था असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन के समय
जो वेल्स के राजकुमार है उसका बहिष्कार किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब जब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं तो वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 पूछता है कि मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था में प्रतिष्ठा किस विभाग से संबंधित था। तो ये किससे संबंधित है, तो ये जो है न्याय विभाग से संबंधित है। किससे है, न्याय विभाग से। ठीक है, तो न्याय विभाग मतलब ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है कि एम पणिकर ने किसके लिए कहा है कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी। क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 की जब हम बात करते हैं तो बंगला भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी, इसके लेखक का नाम क्या है। तो इसके जो लेखक है वो कौन है, तो वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा इसका आंसर, और ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, और जब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की, तो प्रश्न 16 कौन सा है, तो वो है किस वेद में सभा और समिति, क्या किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया था। तो किस वेद में है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अथर्ववेद में। ठीक है, किस वेद में, अथर्ववेद में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्षत्रिय वर्गों में उन्नयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रधान था। ठीक है, किस मंत्र के संपादन का जो है प्रधानता थी, तो वो किस मंत्र की बात थी, तो वो कौन सा है, वो है गायत्री मंत्र। किसकी, गायत्री मंत्र, यानी ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका बी। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीनतम वेद है। तो ये आप सभी को पता है कौन सा वेद है, वो है ऋग्वेद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अंतरांग साधना कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा धारणा को। किसे कहते हैं, धारणा को, ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 20 है गुहा मंदिरों में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है। तो जो कैलाश मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो जो है एलोरा की गुफाओं में। कहाँ पर, एलोरा की गुफाओं में जो क्या बोलना चाहिए आपका कैलाश मंदिर है वो स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जब हम बात करते हैं 21वें की, तो नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ देखने को मिलता है। तो सर्वप्रथम कहाँ देखने मिला है, तो अग्नि पुराण में जो है सबसे पहले जो है नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस ताम्रपाषाण युगीन स्थल को वराह मिहिर का जन्म स्थल भी कहा जाता है। तो वो कौन सा है, तो कायथा। क्या है, कायथा जो है वराह मिहिर का जो है जन्म स्थल भी कहते हैं। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी। आंसर नंबर क्या होगा, बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब हमारा अगला सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 23। तो ये जो है ये क्या है कि इसमें एक तरफ दिया हुआ है स्वतंत्रता सेनानी और दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है, क्रांतिकारी जो क्षेत्र है, क्रांति जो क्षेत्र है उसके बारे में दिया है। तो हमको सही मिलन करना है। तो देखिए राजा मर्दन सिंह, ठीक है, राजा मर्दन सिंह का संबंध कहाँ से है, तो भानुपुर से है। तो पहले में जो है दूसरा होना चाहिए, है ना, पहले का दूसरा। अब हम बात करते हैं राजा दौलत सिंह। राजा दौलत सिंह का संबंध कहाँ से है, तो राजा दौलत सिंह का संबंध जो है नेमावर से है। कहाँ से, नेमावर से है। तीसरा हम बात करते हैं अगर राजा बख्तवली, है ना, तो राजा बख्तवली का जो संबंध है वो कहाँ से है, तो वो हो जाएगा आपका शाहगढ़ से। ठीक है, तो इन तीन को लेकर के अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर जो ए है ना, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 24 के। तो मोहन खेड़ा जैन तीर्थ निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका देवास में। कहाँ पर हो जाएगा, देवास में। ठीक है, आंसर नंबर ए। ठीक है, आंसर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग गलत है। तो पहला है अभ्यारण दिया है और उसके बाद जिला दिया है।
तो जब हम बात करते हैं बोरी तो कहाँ पर है, होशंगाबाद में, बिल्कुल सही है। गंगऊ, गंगऊ कहाँ पर है, तो ये जो है पन्ना में पड़ेगा आपका। तीसरी बात करते हैं करेरा, करेरा कहाँ पर है, तो ये जो है आपका शिवपुरी में पड़ता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं घाटी गांव, तो घाटी गांव जो है ये इंदौर में नहीं है, ठीक है। तो ये जो आपका है क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका गलत हो जाएगा और यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन है गम्मत लोकनाट्य का सूत्रधार क्या कहा जाता है। जब हम बात करते हैं गम्मत लोकनाट्य की तो इसके सूत्रधार को क्या कहते हैं, घुघर माल कहते हैं। क्या कहते हैं, घुघर माल। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि शंकर राव पंडित का संबंध किस विधा से है। तो जो पंडित शंकर राव पंडित जी जो है वो कौन थे, तो वो जो है ख्याल गायकी से संबंधित है उनका, है ना। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोहबर, है ना, कोहबर क्या है। तो कोहबर क्या है, तो ये क्या है, एक वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, कुमारगुप्त और बंधुवर्मन के दशपुर अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो चलिए जब हम बात करते हैं दशपुर का अभिलेख से, ठीक है, तो इसके बारे में क्या कथन दिए हुए, चल पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है इस अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी का सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है, बिल्कुल सही, ये पहला आंसर सही है आपका, ठीक है। दूसरी बात करते हैं यह भारत में विज्ञापन परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण है, बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा क्या है, इस अभिलेख में दशपुर के पश्चिमपुर भी कहा जाता है ना, यानी इसमें जो है जो दशपुर है उसको पश्चिमपुर भी कहा गया है, तो ये भी सही है। तो यानी आपका आंसर जो गलत है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है ना, यानी इस अभिलेख के रचना जो है भवभूति ने की थी, तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, यशोधर्मन के सौधनी अभिलेख के रचिता कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन है, तो वासुल कवि जो है यशोवर्मन के सौधनी अभिलेख के रचयिता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है एक जलीय परिस्थिति तंत्र के तालाब में निम्न में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कौतुकों, जीवाणु और फ्लैजलेट्स के द्वारा किया जाता है। तो ये तीनों क्या होते हैं, ये जो है अपघटक होते हैं। क्या होते हैं, अपघटक होते हैं। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया था। तो ये कब पारित किया था, 1974 में। कब पारित किया था, 1974 में पारित किया था। तो ऑप्शन जो है डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, तो ये क्या है, ये जो SDG है ना, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार SDG 1, SDG 2 और SDG 9 क्या मतलब का जो क्रम है वो बताने की बात कर रहा है। तो जब हम जानते हैं कि SDG 1 क्या है, तो SDG 1 जो है वो कोई गरीबी नहीं है ना, कोई भुखमरी नहीं, और जो SDG 2 आया था वो किससे संबंधित था, वो जो है आपका उद्योग से संबंधित था। तो इस आधार पर हम लोग ऑप्शन टिक कर सकते हैं और ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7 प्राथमिकता वाले जो क्षेत्र हैं है ना, समन्वित कार्यवाही की जो है पहल की थी। दिए गए विकल्पों में से कौन सा 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो स्वच्छ भारत मिशन ये आता है, ठीक है, यात्री सुरक्षा ये भी आता है, निर्भया नारी ये भी आता है, और जब हम बात करते हैं अन्नपूर्णा योजना की, तो अन्नपूर्णा योजना जो है वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, मनुष्यों में गुणसूत्र संख्या में 21 की ट्राइसोमी के कारण होने वाला विकार क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, इसे कहते हैं हम डाउन सिंड्रोम। क्या कहते हैं,
डाउन सिंड्रोम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, किस दाल के लगातार सेवन से लेथायरिज्म नामक रोग होता है? तो किस दाल के होता है? तो वो होता है खेसारी दाल के। किससे? खेसारी दाल से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 37, ओजोन परत की मोटाई को खालिस्तान में मापा जाता है। तो इसे किस में मापा जाता है? डॉप्सन इकाई में। किससे मापा जाता है? डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए 38 की बात करते हैं। मनुष्य शरीर में ग्रीवा कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? ग्रीवा कोशिका मतलब होता है जो रीढ़ की हड्डी है ना, उसके बारे में बात कर रहा है। तो उसमें जो है कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो वो हो जाएगी आपकी 7। कितनी हो जाएगी? 7। ठीक है, चलिए 39 की बात करते हैं। मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन किस वर्ष सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2013। कब होगा? 2013, है ना। इसी पर जो है मूवी बनी है मिशन मंगल। ठीक है, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो 40 की बात करते हैं। वर्ष 2017 में इसरो ने किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक ही फ्लाइट में 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए थे? तो किससे किए थे? वो किए थे अपने PSLV C-37, है ना। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 की बात करते हैं। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्न कथन में से सही है? ठीक है, यह मध्य प्रदेश में मिलेट यानी मोटे अनाज को प्रोत्साहित करती है। दूसरा, यह पूरे मध्य प्रदेश में लागू है। तीसरा, यह योजना 2023-24 से 2025-26 तक अवधि की है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो वर्ष 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसको राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आपके सुधा मूर्ति। कौन हो जाएंगे? सुधा मूर्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, मध्य प्रदेश में पैरा कैनो खिलाड़ी कौन है जिसने 2023 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन है? वो है प्राची यादव। कौन हो जाएंगी? प्राची यादव, है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 44वां, है ना। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 में भारत के लोकपाल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है श्री न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इनका राइट हो जाएगा। ठीक है, 45 की बात करते हैं। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थित है? तो पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर है? वो है उज्जैन में। कहाँ पर है? उज्जैन में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 की बात करते हैं। तो जनवरी से मार्च 2024 में भारत और इंग्लैंड के मध्य संपन्न 5 टेस्ट मैचों की क्रिकेट जो श्रृंखला है कौन विजय रहा? ठीक है, इससे संबंधित है। और क्वेश्चन जो 46 है इसका आंसर हो जाएगा आपका इंग्लैंड। कौन रहा? इंग्लैंड जो है विजय रही और किससे? 4-1 से जो है विजय हुई थी। ठीक है, चलिए 47 की बात करते हैं। तो निम्न में से कौन सा पारंपरिक माज गायन शैली से संबद्ध है? तो माज गायन से जब बात करते हैं हम तो किसका नाम आता है? तो वो है ओम प्रकाश शर्मा। कौन है? ओम प्रकाश शर्मा जो है माज गायन शैली से संबंधित है। ठीक है, चलिए 48 क्वेश्चन है। सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जिसे गणित के नोबेल पुरस्कार के बराबर में माना जाता है, ठीक है, उसके प्राप्तकर्ता कौन है? ठीक है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कुल मिला के कि जो सांख्यिकी में जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है जो कि किसके बराबर होता है? गणित के एक नोबेल प्राइज के बराबर माना जाता है, तो वो किसे मिला था? तो ये जो सम्मान मिला था ये किसे मिला था? ये मिला था के राधाकृष्णन राव को मिला था। तो ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 49 की बात करते हैं। तो वर्ष 2024 में FIDE कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने? ठीक है, तो ये कौन है? तो ये है डिंग लेरेन। कौन है? डिंग लेरेन जो है सबसे कम उम्र के
खिलाड़ी बने थे। फिर अब अगला क्वेश्चन है 50, लम्हेटा गांव किस जिले में स्थित है जहां जियो पार्क की स्थापना की गई है? तो जियो पार्क की स्थापना कुल मिला के आपसे पूछा गया है कि जो जियो पार्क है उसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? तो वो कहाँ पर है? वो है जबलपुर में। कहाँ पर है? जबलपुर में। तो इसी क्वेश्चन के साथ जो है हमारे 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को भी लाइक कर दो और हाँ, सभी दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 51वें सवाल की बात करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो ये कौन सा अवार्ड है? तो ये है रानी अहिल्या देवी सम्मान। कौन सा है? रानी अहिल्या देवी सम्मान जो है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 52वां, है ना। तो 52वें क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो बिरहा किस आदिवासी जनजाति महिलाओं का जो है लोकगीत है? वो किसका हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका कोल, है ना, कोल जनजाति का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किनके नाम पर चल रही है? किनके नाम पर चल रही? तो ये जो है आपके बिरसा मुंडा, है ना, बिरसा मुंडा जी के नाम पर जो है ये योजना चल रही है। चलिए 54वें क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन की संस्कृति, परंपरा और विशेषताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो ये कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। जनजातीय कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठान यानी वन्या का जो स्थापन वर्ष है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका 1980। कब हो जाएगा? 1980, है ना। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले की हम बात करते हैं महानायक टंटा भी, है ना। महानायक जो है टंटा मामा किस आदिवासी जनजाति से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये जो है आपके भील जनजाति से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन थे? तो ये कौन थे? ये जो है एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन थे? आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर आपका सी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो भीमा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश किन जिलों में निवास करते हैं? तो ये कहाँ पर निवास करते हैं? तो ये जो है आपके बैतूल और छिंदवाड़ा। कहाँ? बैतूल और छिंदवाड़ा क्षेत्र में जो है ये निवास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। मांडवारा जो त्यौहार है वो खालिस्तान द्वारा मनाया जाता है। तो वो किसके द्वारा मनाया जाता है? तो वो है आपका भारिया जनजाति, है ना। कौन सी? भारिया जनजाति जो है आपकी, उसके द्वारा जो है आपका ये मांडवारा जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 60 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई खालिस्तान से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये जो है आपके भिलाला जनजाति, है ना, भिलाला जनजाति से ये जो है संबंधित हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो सवाल है वो है निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता को घोषित करता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका मद्रास राज्य बनाम चंपक देवरायजन जो है 1951 का जो है आपका केस जो है ये संबंधित हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में जो मामले का जो निर्णय है वो विधि आयोग द्वारा किया जाता है। दूसरा, चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के अलावा उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। तीसरा, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान शक्तियां प्राप्त है। और अगला जो है, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसके पद ग्रहण करने की स्थिति से 6 वर्ष या उसके 65 वर्ष जो भी पहले हो तक है। तो इसका जो आपका इसमें पूछ रहा है आपको कथन सही नहीं है, है ना। तो इसमें से जो है आपका कथन कौन सा सही नहीं हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ए, है ना।
मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच में जो मतभेद है उसका निर्णय विधि आयोग द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका ए जो है आपका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले सवाल की हम बात करते हैं। संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। तो इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा यदि ऐसे संशोधन अनुच्छेद 269 क में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 64 की बात करते हैं। तो पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों की सूची खालिस्तान में दी गई है। तो ये कौन सी में दी है? तो ये जो है आपकी 11वीं अनुसूची में दी गई है। ठीक है, 11वीं अनुसूची में जो है दी गई है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने जो महाधिवक्ता है उसका कर्तव्य होता है। ठीक है, महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत पर बने रहते हैं। तो इसका जो है आपका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी केवल एक जो है इसका सही है। ठीक है, अगला है अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान खालिस्तान में स्थित है। तो ये कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका हैदराबाद। कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद में हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है ना? महाभियोग क्या होता है? तो राष्ट्रपति को हटाने की, है ना, राष्ट्रपति को जो है उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? महाभियोग कहते हैं। तो वो किस में संबंधित है? वो जो है आपका आर्टिकल 61 से संबंधित है ना। तो ऑप्शन नंबर 67 का क्या हो जाएगा? 61, है ना, अनुच्छेद 61, यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 की बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल नियुक्त करेगा। किसे? जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, जो कम से कम 7 वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय का अधिवक्ता हो, या फिर जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, या फिर जो कम से कम 7 वर्षों तक न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो, है ना। तो इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के क्या बोलना चाहिए, योग्यता रखता हो। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, के एम मुंशी खालिस्तान से संबंधित है। तो के एम मुंशी की जब हम बात करते हैं तो ये किससे है? ये जो है आपकी प्रारूप समिति, है ना, संविधान की जो है प्रारूप समिति, उससे संबंधित हो जाएंगे आपके। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका संघ मंत्रिमंडल, है ना। किसके? मंत्रिमंडल के बारे में जो है ये सवाल था आपका, है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71वां, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भोपाल की स्थापना किस देश की कंपनी के सहयोग से हुई है? तो ये किसके सहयोग से हुई है? तो ये जो है आपके ब्रिटेन के सहयोग से। किसके? ब्रिटेन के। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है सर्वाधिक है? तो ये कहाँ पर है? ये हो जाएगा आपका भोपाल में। कहाँ पर हो जाएगा? भोपाल में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है? तो इसमें कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपकी सरदार सरोवर परियोजना, है ना, सरदार सरोवर जो है परियोजना। तो ये हो जाएगी आपकी राइट आंसर हो जाएगा आपका, नर्मदा नदी पर यह परियोजना है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल है, वर्ष 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का कौन सा स्थान है? तो ये कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान रहा है। कौन सा स्थान रहा है? प्रथम स्थान जो है आपका रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ था? तो किस जिले में हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका देवास में। कहाँ पर हुआ था? देवास में जो है इसका प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 76वें की हम बात करते हैं। तो रॉक फास्फेट का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है? तो किस उद्योग में किया जाता है? तो ये जो है आपका फर्टिलाइजर यानी उर्वरक जो है उद्योग है उसमें इसका उपयोग किया जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? तो ये है
आपका मानसून की जो बंगाल खाड़ी की जो शाखा है ना, बंगाल की जो खाड़ी है उसकी शाखा से जो है अधिकांश वर्षा होती है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर जो है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 78वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के द्वारा होता है? तो ये आप सभी को पता है किस चट्टान के द्वारा होता है, तो ये होता है बेसाल्टिक लावा, है ना, बेसाल्टिक लावा के द्वारा होता है। तो बेसाल्टिक चट्टानों के द्वारा जो है आपका जो मध्य प्रदेश है उसमें काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, तो 19वीं क्वेश्चन है, विंध्य स्पार्कलैंड का दक्षिणी भाग कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका अमरकंटक। कहाँ पर? अमरकंटक का जो पठार है वहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 80वीं की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो बांस का जो है राष्ट्रीयकरण की जब हम बात करते हैं तो 1973 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 80वां का जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1973। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले सवाल की हम बात करते हैं। तो वर्ष 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात भारत में पश्चिमी तट पर आया था? तो तौते जो है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये जो तूफान है ना, ये जो चक्रवात है वो पश्चिमी तट से टकराया था। ठीक है, तो ना ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा था? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम पर जमाइए। तो अवरोही मतलब हो जाएगा आपका असेंडिंग ऑर्डर पर। तो जब हम बात करते हैं असेंडिंग ऑर्डर की, ठीक है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना। क्या हो जाएगा? पंचमढ़ी, फिर उसके बाद हो जाएगा महेंद्रगिरी, फिर हो जाएगा आपका गुरु शिखर, और उसके बाद हो जाएगा अनामुदी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, निम्नलिखित युग्मों का मिलान करते हुए सही कूट की पहचान कीजिए। तो एक तरफ दी हुई है आपको नदियाँ, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या दी हुई है? उसके बाद है उद्गम क्षेत्र दिया है। तो कावेरी, जब हम कावेरी की बात करते हैं तो कावेरी का जो है उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा? वो हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, साबरमती का हो जाएगा मेवाड़ पहाड़ियाँ। ताप्ती हो जाएगी आपका सतपुड़ा की श्रेणी। ठीक है, और जो दामोदर की बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपका छोटा नागपुर का पठार। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से भारत के कौन से दो राज्यों से देश की कुल कोयला निक्षेप का 50% से अधिक प्राप्त होता है? तो ये कौन कौन से दो राज्य है? तो ये हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा उड़ीसा और दूसरा हो जाएगा झारखंड। कौन कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा और झारखंड। तो 1 और 3 है ना, ऑप्शन नंबर 1 और 3 कहाँ हो जाएगा? 1 और 3 जो है ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, वर्ष 2021 और 22 में भारत में दालों के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा है? तो किस राज्य का जो है प्रथम स्थान रहा है? तो जब हम बात करते हैं दाल की, है ना, तो दाल में किसका स्थान रहा है पहला? तो दाल में रहा है मध्य प्रदेश का। किसका? मध्य प्रदेश का जो है आपका पहला स्थान रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडारक रहता है? कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका उड़ीसा, है ना। बॉक्साइट का सबसे बड़ा जो है भंडारक की बात करते हैं तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वर्ष 2021-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है? तो कौन सा राज्य जो है इसका चावल का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है? तो वो हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल, है ना। पश्चिम बंगाल जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? कावेरी, ताप्ती, नर्मदा या सोन? तो आपको पता है कौन सी नदी है? वो है नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी जो है सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 89 का आंसर हो जाएगा। 90वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एल नीनो एक समुद्री जलधारा है जो पेरू तट पर प्रकट होती है। एल नीनो भारतीय मानसून को कमजोर करती है। एल नीनो घटना प्रति वर्ष घटित होती है, या ला नीना मानसून को मजबूत करती है? तो देखो, एल नीनो जो घटना है वो प्रति वर्ष जो है घटित नहीं होती है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है आपका कि जो एल नीनो जो दिए गए कथन है उसमें से गलत कथन कौन सा है? तो एल नीनो की जो घटना है वो प्रतिवर्ष नहीं होती है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है जीआई टैग।
जीआई टैग प्राप्त चिन्नौर चावल का उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो ये किस जिले में हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बालाघाट जिले में। कहाँ से? बालाघाट जिले से। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला जो सवाल है वो क्या है? वो हो जाएगा, एक तरफ जिले दिए हुए और दूसरी जगह उत्पादक दिए हैं। तो जब हम बात करते हैं अशोकनगर की, है ना, तो अशोकनगर में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो वहाँ होती है चंदेर साड़ियाँ। क्या हो जाती है? चंदेरी साड़ियाँ, है ना। तो इसको, ये तो अगर हमें पता है तो आप जो है ऑप्शन टिक कर सकते थे। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी इसका राइट आंसर हो जाता, है ना। फिर भी आगे मिला लेते हैं खरगोन। खरगोन में क्या है? महेश्वरी साड़ियाँ और टाइगर प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। बुरहानपुर जो है वो क्या है? केले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? केले के प्रसिद्ध है, क्योंकि वहीं पर जो है केला अनुसंधान जो संस्था है वो भी वहाँ पर स्थापित है। ठीक है, तो आपका जो बी है ऑप्शन राइट हो जाएगा। नीति आयोग की एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020 के अनुसार सूचकांक स्कोर रेंज के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों में राज्यों के प्रदर्शन की विभिन्न श्रेणियों को कैसे परिभाषित किया जाता है? ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। अक्षांशी 0 से 49 होना चाहिए, फिर प्रदर्शन जो है 50 से 64 होना चाहिए, अग्रणी 65 से 99 होना चाहिए और अविचर जो है 100 होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक हमारे 94 क्वेश्चन हो चुके हैं, है ना, और ये जो है आखिरी पेज है ना। तो अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए लास्ट एनालिसिस करते हैं। पहला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो वाशिंगटन डीसी है ना, वहाँ पर यूएसए में 2008 में जो है पहला G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, वैधानिक तरलता अनुपात की न्यूनतम सीमा क्या थी जिसे भारत सरकार ने 2007 में संशोधित किया था? तो क्या थी? तो वो जो है आपका 25% हो जाएगी। कितनी? 25%। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सितंबर 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में बाह्य ऋण का जो अनुपात है वो क्या था? तो बाह्य ऋण का जो अनुपात है वो क्या था? वो हो जाएगा आपका 18.6%। कितना? 18.6%। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, वर्ष 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में कितना स्थित है? वो है 5%। कितना? 5% जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, वर्ष 2022 और 23 के अनुसार मध्य प्रदेश और भारत की प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमानों की स्थिति 2011 और 12 कीमतों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर दिया है ए कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में अधिक है। फिर दूसरा दिया है मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है। तीसरा दिया है मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय जो है भारत की प्रति व्यक्ति आय के बराबर है या तुलना करना संभव नहीं है। ठीक है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन यानी 99वां क्वेश्चन की। तो मध्य प्रदेश सरकार की, है ना, उन्नति स्कीम के बारे में सवाल है। तो उन्नति स्कीम के बारे में दिया हुआ है कि किसानों को स्मार्टफोन खरीदने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। दूसरा, कृषि के पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने सुविधा प्रदान करने हेतु जो उपग्रह इमेजरी और ड्रोन डाटा जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए। तीसरा दिया है आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों की खेती को बढ़ावा देने। और चौथा है पूरे राज्य में कृषि विश्वविद्यालयों का एक नेटवर्क स्थापित करने के लिए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, कृषि के पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने सुविधा प्रदान करने हेतु और इमरजेंसी डाटा डिग्राम जैसे प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए ये जो स्कीम है उन्नति वो लेकर के आई गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है आज की क्लास का वो है, समग्र शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस योजना के एकीकरण से उभरा है? तो ये जो है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सर्व शिक्षा अभियान जो है वो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा, है ना, TI, इसके जो है समग्र से उभरा है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। दोस्त क्या है कि हम लोग की बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी, मैं तो पूरी कल रात जग करके जो है
आप लोगों के लिए आंसर ढूंढा हूँ, है ना। तो अगर आप लोगों ने ये दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो दोस्त ध्यान से शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे कृष्णा, बाय बाय।